1800 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक, जिनके नाम पर आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज रखी गई थी, से गलती से एक प्रयोग हुआ। इस प्रयोग में उन्होंने देखा कि जब धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जब धातु की सतह के ऊपर प्रकाश डालते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रयोग को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि धातु की सतह पर प्रकाश डाला जा रहा था और प्रकाश के डालने से इलेक्ट्रॉन यानी कि विद्युत निकल रहा था, तो उसको कहा गया प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। अब आज हमें जो यह सिंपल सा प्रयोग दिख रहा है, जिसके अंदर धातु को प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा दी जा रही है और इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा लेकर के धातु से बाहर निकल रहे हैं, वास्तव में यह प्रयोग उस समय भौतिक विज्ञान के अंदर क्रांति लेकर आने जैसा था। अब प्रश्न ये है कि हमें जो आज यह प्रयोग बहुत ही साधारण सा सरल सा दिख रहा है, तो उस समय पे यह ऐसे क्यों था कि भौतिक विज्ञान के अंदर यह एक क्रांति लेकर के आया। ठीक है। आखिर क्या इस प्रयोग के भौतिक विज्ञान के अंदर अद्भुत योगदान रहे, जिसकी वजह से उस समय यह प्रयोग इतना अद्भुत रहा। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे इसके अंत तक कि आखिर इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग जो हेनरी हर्ट्ज द्वारा किया गया, उनका प्रकाश की विज्ञान के अंदर या प्रकाश भौतिकी के अंदर आखिर क्या योगदान रहा, किस तरह से यह भौतिक विज्ञान को बदल कर रख देने जैसा था या क्रांतिकारी जैसा था भौतिक विज्ञान के इतिहास के अंदर। ठीक है। तो जुड़े रहिए साथ में और चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हेनरिक हर्ट्ज ने क्या देखा था। तो हेनरिक हर्ट्ज ने जब यह प्रयोग किया तो इसमें उन्होंने देखा कि इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत बार प्रकाश को बदल बदल करके देखा इसी के अंदर। तो उन्होंने पाया कि जब प्रकाश की प्रकृति को बदला जाता है, अर्थात जब धातु के ऊपर जो प्रकाश डाला जा रहा है उसकी प्रकृति को बदला जाता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी अपने व्यवहार को क्या करता है, बदलता है। मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने व्यवहार को क्या करते हैं, बदलते हैं, जब इन धातु के ऊपर डाले जाने वाला प्रकाश परिवर्तित करते हैं। तो अब यहाँ पे चर्चा यह है कि आखिर प्रकाश को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्रकाश को परिवर्तन को बताने के लिए या मापने के लिए या प्रकाश के परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में प्रकाश के दो गुण हैं, जिसमें पहला है हमारे पास में प्रकाश की चमक। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रकाश ज़्यादा चमकीला हो सकता है और कोई प्रकाश कम चमकीला हो सकता है। अब चमक को अगर हम यहाँ पे विज्ञान की भाषा में कहें तो कोई प्रकाश हो सकता है कि क्या हो, ज़्यादा तीव्रता वाला हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कम तीव्रता वाला भी हो सकता है। ठीक है। तो चमक या तीव्रता प्रकाश का एक गुण है जो प्रकाश को अलग अलग भागों में विभक्त करता है या बांट सकता है। ठीक है। दूसरा हमारे पास में जो प्रकाश का गुण है, जिसके आधार पर हम प्रकाश को अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि अगर प्रकाश का वह गुण जिसके बदलने से प्रकाश की प्रकृति बदल जाए, तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे वह गुण है प्रकाश का वर्ण, या फिर हम बोल सकते हैं प्रकाश का रंग। अब हम यह जानते हैं कि एक निश्चित रंग के प्रकाश की एक निश्चित आवृत्ति होती है। इसका मतलब अगर रंग बदलने पर प्रकाश की प्रकृति बदल रही तो आवृत्ति भी बदल जाएगी उसके साथ ही, या फिर हम इसका विपरीत भी बोल सकते हैं कि अलग अलग आवृत्ति का जो प्रकाश होगा या अलग अलग रंग का जो प्रकाश होगा वह क्या होगा, अलग अलग प्रकार का होगा। दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, वर्ण। और या फिर अगर हम तकनीकी भाषा में या विज्ञान की भाषा में कहें तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम साथ में, प्रकाश की आवृत्ति, जो कि प्रकाश के गुण को बता सकती है। ठीक है। तो ये तो हमारे पास में दो गुण थे जिनके परिवर्तित होने से प्रकाश की प्रकृति बदल जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इन दोनों गुणों को बदल बदल करके धातु के ऊपर प्रकाश डाला जाए तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, इनको व्यवहार को समझने के लिए हमारे पास में क्या है, दो अपने पास में क्या है, इनके भी दो पैमाने हैं। अब वो क्या पैमाने हैं, अब वह पैमाने यह हो सकता है कि अगर धातु के ऊपर जो प्रकाश डाला जा रहा है वो अगर एक प्रकृति का प्रकाश ऐसा हो सकता है जिसके डालने से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी जो गति हो है निकलने की, वो हो सकती है कि क्या हो, ज़्यादा हो। फिर अगर हम प्रकाश की प्रकृति को बदल दें तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी गति क्या हो जाए, कम हो जाए। तो पहला हमारे पास में यहाँ पे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी प्रकृति को या उनके व्यवहार को मापने के लिए पहला जो गुण है हमारे पास यहाँ पे, वह है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा।
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वह प्रकाश को परिवर्तित करने पर किस प्रकार से उनकी गति में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो एक हमारे पास पैमाना हो गया उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को जानने का, गतिज ऊर्जा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो यहाँ पे पैमाना है वह है कि जो धातु के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है उसको बदलने से क्या प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होंगे धातु से, क्या उनकी संख्या में भी कोई परिवर्तन आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई कभी कभी ऐसा हो मान सकते हैं हम कि ऐसा हम कि अगर प्रकाश को बदला जाए तो हो सकता है प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हों, कभी ज़्यादा हो रहे थे तो अगर प्रकाश को बदल दिया जाए तो हो सकता है कि उससे कम हो जाए, या फिर पहले जो हो रहे थे उससे भी ज़्यादा हो जाएं। तो दोनों ही संभावनाएं यहाँ पे हैं कि प्रकाश की प्रकृति को बदलने से इलेक्ट्रॉन्स जो उत्सर्जित हो रहे हैं प्रति सेकंड वो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास में जो पैमाना है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को समझने का प्रकाश के बदलने से, तो वह है प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे हमारे पास दूसरा पैमाना है जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को हमें यहाँ पे मापने में क्या करेगा, सहायक रहेगा। अब हम यहाँ पे एक बार रोक करके यह सोचते हैं कि जो प्रकाश के ये जो दो गुण हैं हमारे पास में, प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति, ठीक है, यह किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं उनके जो ये दो पैमाने हैं उनकी गतिज ऊर्जा को या फिर प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते होंगे या किस प्रकार से इन्होंने परिवर्तित किया होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास में यहाँ पे एक सवाल यह है हमारे दिमाग में आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके व्यवहार को समझने के लिए हमारे पास जो ये दो पैमाने हैं आखिर इनको कैसे मापा गया होगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की गति को मापना होगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन धीरे निकल रहे हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं तो बहुत सूक्ष्म पार्टिकल होता है, जो सूक्ष्म पार्ट है, तो इसको हम कैसे मापे हैं, ठीक है, कैसे मेजर कर पाए। या दूसरा अपन बात अगर देखें तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी कैसे क्या किया गया होगा, मापा गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग बहुत सारे प्रयोग किए गए, उन प्रयोगों को हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे है जो चर्चा का विषय है वह है कि अगर प्रकाश की चमक या आवृत्ति को परिवर्तित किया जाए तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे वीडियो को रोकेंगे और यहाँ पे हम स्वयं अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम सोचने के बाद जाएंगे प्रकाश इस विद्युत प्रभाव के जो निष्कर्ष निकले थे, जो इस प्रयोग के जो रिजल्ट निकले थे उन वो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे खुद इसके ऊपर सोचेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस जो प्रयोग के निष्कर्ष थे वह क्या बोलते थे। ठीक है, तो अब इस प्रयोग के जो अब निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार से रहे कि जब धातु की सतह पर कम चमकीला जो प्रकाश डाला गया तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे उनकी जो गतिज ऊर्जा थी वह गतिज ऊर्जा ही तब भी थी जब धातु के ऊपर अधिक चमकीला प्रकाश डाला गया, या अपन बोल सकते हैं कम तीव्रता के प्रकाश डालने पर जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा थी वही गतिज ऊर्जा अधिक तीव्रता वाला प्रकाश डालने पर भी सेम वही गतिज ऊर्जा थी, मतलब गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ऐसा इस प्रयोग के निष्कर्षों से पता चला। तो इसके अपन निष्कर्षों को अगर लिखें तो हमारा यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष है, ठीक है, तो वो पहला निष्कर्ष क्या है कि प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने से, प्रकाश की तीव्रता को परिवर्तित करने से जो हमारी गतिज ऊर्जा है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। इसका मतलब गतिज ऊर्जा और तीव्रता दोनों एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे, दोनों एक दूसरे से क्या थे, स्वतंत्र थे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे थे, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं था। मतलब कि अधिक तीव्रता का प्रकाश डालेंगे तो भी जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा वही है, और कम तीव्रता करने पर भी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के अंदर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। जितनी इस गति से जो इलेक्ट्रॉन पहले कम तीव्र प्रकाश के लिए उत्सर्जित होंगे उतनी ही गति से ज़्यादा तीव्रता वाले प्रकाश की वजह से भी उतनी ही गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी अगर तीव्रता को परिवर्तित किया जाए, तो यहाँ पे यह देखा गया कि अगर तीव्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी।
और अगर तीव्रता को कम कर दिया जाए तो प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही थी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो तीव्रता है वह प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। मतलब दोनों के क्या है, तीव्रता बढ़ने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और तीव्रता घटने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के समानुपाती हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस प्रयोग को एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम नाव और एक लहरों का उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, दो तरह से अपन नाव और लहरें ले रहे हैं, जिसके अंदर हम एक में ले रहे हैं कि छोटी लहरें हैं परंतु लहरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और इधर की तरफ हमारे पास, और एक तरफ दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, लहरों की संख्या क्या है, कम है, परंतु उनकी ऊंचाई लहर की क्या है, ज़्यादा है। इधर हम मान लेते हैं कि एक ही लहर है हमारे पास में, और इधर क्या है, ज़्यादा लहर है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों तरफ ही जो प्रति सेकंड लहरों की संख्या है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। हम ये मान लेते हैं कि दोनों तरफ ही प्रति सेकंड लहरें क्या आ रही, इधर की तरफ, या फिर अपन ऐसे मान के चल सकते हैं कि इधर की तरफ जो प्रति सेकंड लहर आ रही है वो कितनी है, एक सेकंड में एक लहर आ रही है। और यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं कि एक सेकंड के अंदर लहर क्या आ रही है, ऐसे मान लेते हैं कि हम बहुत सारी ज़्यादा लहरें आ रही है एक ही सेकंड के अंदर, एक से ज़्यादा या दो दो चार पाँच 10 जितनी भी लहरें अपन मान सकते हैं कि उतनी आ रही हैं, परंतु दूसरी तरफ जो बड़ी लहर है वो एक सेकंड में क्या आ रही है, एक ही आ रही है। ठीक है, और एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों तरफ क्या है, एक एक नाव है, दोनों की तरफ क्या है, एक नाव है हमारे पास यहाँ पे, जो नाव इधर की तरफ जा रही है। इधर भी हमारे पास में क्या है, एक नाव है जो इधर की तरफ जा रही है। अब नाव के इधर जाने की जो अपन ने यहाँ पे निशान लगाया है, इधर जाने की जो गति होगी वो नाव की किसको बताती है, गतिज ऊर्जा को। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये किसको बताएगी, गतिज ऊर्जा को बताती है। ठीक है, यहाँ पे भी नाव की ये दिशा किसको बता रही है, गतिज ऊर्जा को, कि इधर अगर गति जो ज़्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। परंतु एक तरफ जो हमारी जो लहरें हैं उनकी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे जो लहरों की जो ऊंचाई है हमारा, उससे तात्पर्य किससे है, तीव्रता से है। इससे ऊंचाई का किससे तात्पर्य है, लहरों की का तीव्रता से। और एक सेकंड में आने वाली जो लहरों की संख्या है उससे हमारा तात्पर्य किसका है, आवृत्ति से है। एक सेकंड में आने वाली जो लहरें हैं इसका उसका किससे है, लहरों की संख्या का किससे है, आवृत्ति से। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि पहले हम ये मान लेते हैं कि दोनों तरफ एक सेकंड के अंदर निश्चित संख्याएं आ रही थी, मतलब निश्चित आवृत्ति की संख्या आ रही थी। और एक तरफ अगर देखा जाए तो एक बार हम ये मान के चलते हैं कि दोनों तरफ ही प्रति सेकंड जो अपनी क्या आ रही हैं, लहर आ रही हैं, प्रति सेकंड लहर कितनी आ रही हैं, एक बार के लिए हम एग्जांपल मानते हैं कि 5 लहरें आ रही हैं, तो इस तरफ भी 5 लहरें होंगी और दूसरी तरफ भी 5 लहरें होंगी। इसका मतलब नाव जो आगे की तरफ जा रही है वो कितना, किस के अनुसार जाएगी, कि प्रति सेकंड कितनी लहरें आ रही हैं वो नाव को आगे की तरफ लेकर के जाएंगी। मतलब जो गतिज ऊर्जा होगी वो आवृत्ति के अकॉर्डिंग होगी, या जिसको अपन लहरों को अपन ने क्या माना है, प्रति सेकंड आने वाली लहरों को यहाँ पे आवृत्ति माना है। तो मतलब इधर दोनों तरफ की देखा जाए अभी तो प्रति सेकंड लहर 5 और 5 मतलब 5 है, तो आवृत्ति भी दोनों की क्या है, बराबर है। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ की जो एक सेकंड के अंदर 5 लहरें आ रही है उनकी तो तीव्रता क्या है, ज़्यादा है, परंतु फिर भी गतिज ऊर्जा जो आगे जाने की, नाव की आगे जाने की स्पीड है वह क्या रहेगी, वह तो आवर्ती के ऊपर निर्भर कर रही है। गतिज ऊर्जा इसका मतलब किस पर निर्भर कर रही है, आवर्ती पर। तीव्रता से नाव ऊपर की तरफ जाएगी परंतु आगे की तरफ नहीं जा पाएगी। जिस तरफ हम गतिज ऊर्जा मतलब नाव के जाने की दिशा है उस दिशा के अंदर नाव की गति में कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, क्योंकि यह नाव की गति के अंदर, नाव की दिशा के अंदर जो गति को प्रभावित करने वाली जो होगी वह तो क्या है, प्रति सेकंड आने वाली लहरों की संख्या होगी। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं, आवृत्ति दे रहे हैं इस उदाहरण के तौर पर। तो हम यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष हमारा आया है उस पहले निष्कर्ष में हमने देखा कि तीव्रता गतिज ऊर्जा से क्या है, स्वतंत्र है। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं इस उदाहरण में कि तीव्रता ज़्यादा होने के बाद में भी गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। मतलब तीव्रता ज़्यादा होने से नाव ऊपर जाएगी परंतु आगे नहीं जा पाएगी। आगे की तरफ ले जाने के लिए नाव को कौन जिम्मेदार है यहाँ पे, आवृत्ति, मतलब लहरों की संख्या। एक सेकंड में अगर ज़्यादा लहरें आएंगी तो नाव ज़्यादा आगे जाएगी, और एक सेकंड में अगर कम लहरें आएंगी तो नाव कम आगे जाएगी, चाहे तीव्रता उनकी कुछ भी रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो यही है कि तीव्रता और गतिज ऊर्जा एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। और
तीव्रता जो है वो क्या होगी, प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या रहेगी, समानुपाती रहेगी। अब यहाँ पे हमारा जो दूसरा निष्कर्ष है जो हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझ लिए हैं, वह दूसरा उदाहरण क्या है कि जो प्रकाश डाला जा रहा है उसकी आवृत्ति जो होगी वह गतिज ऊर्जा को किस तरह से प्रभावित करेगी। तो हमने यहाँ पे उदाहरण पे देखा कि आवृत्ति अगर मतलब प्रति सेकंड लहरों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब आवृत्ति बढ़ने पर गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आवृत्ति गतिज ऊर्जा के क्या है, समानुपाती है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आवर्ती गतिज ऊर्जा के समानुपाती है। मतलब अगर आवर्ती को बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, और इसके विपरीत भी कि अगर आवर्ती को कम कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो आवर्ती को कम कर करके यह देखा गया कि गतिज ऊर्जा कम हो रही है या नहीं। तो इस दौरान यह पाया गया कि अगर आवर्ती को एक सीमा तक कम करते हैं तब तो गतिज ऊर्जा उनकी क्या हो रही है, कम हो रही है। परंतु अगर एक सीमा से कम अगर आवृत्ति को कर दिया जाता है, एक निश्चित मान से, एक न्यूनतम मान से अगर कम कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन धातु से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्या हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो यह जो अपनी आवृत्ति थी, या फिर हम बोल सकते हैं यह जो मिनिमम आवृत्ति थी, यह न्यूनतम आवृत्ति थी। इस न्यूनतम आवृत्ति को जिसके लिए धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं परंतु उससे कम के लिए नहीं होते हैं, तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हम बोलते हैं दहली आवर्ती। न्यूनतम आवर्ती को क्या बोलते हैं, दहली आवर्ती। वह न्यूनतम आवर्ती जिसका प्रकाश अगर धातु पर डाला जाता है तो धातु से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, परंतु अगर उससे कम कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। इसको बोलते हैं हम दहली आवृत्ति। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं किसका, कोपर का। कि अगर हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि कोपर धातु है, तो कोपर धातु की दहली आवृत्ति जो है हमारे पास में वो होती है 10⁻15 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोपर धातु की सतह के ऊपर 10⁻15 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे, चाहे उनकी तीव्रता कुछ भी हो। उनकी तीव्रता चाहे कम हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता क्या हो, ज़्यादा हो, फिर भी अगर प्रकाश की आवृत्ति 10⁻15 है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और अगर मान लीजिए ज़्यादा तीव्रता का प्रकाश डाला जा रहा है कोपर की धातु पर, परंतु उसकी जो आवृत्ति है प्रकाश की वो 10⁻15 हर्ट्ज से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन तीव्रता ज़्यादा होने के बावजूद भी उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब 10⁻15 क्या है, दहली आवृत्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें आवृत्ति का, क्या प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या मतलब है कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्वतंत्र है किससे, आवृत्ति से। इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्वतंत्र है आवृत्ति से, आवृत्ति से स्वतंत्र रहती है, मतलब आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अगर आवृत्ति को कम या ज़्यादा किया जाएगा तो भी प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमारे पास में यहाँ पे इस जो प्रयोग है इससे ये दो निष्कर्ष निकले। इसके बाद में एक तीसरा निष्कर्ष जो कि सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष था, वह निष्कर्ष क्या, क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, कैसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, वह हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, वही निष्कर्ष वह था जो कि भौतिक विज्ञान को क्या कर दिया था, अचंभित कर देने जैसा था। क्योंकि अभी तक इस निष्कर्ष से पहले तक यह माना जा रहा था कि हमने प्रकाश के ऊपर बहुत सारी खोज कर ली है, प्रकाश के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। और अब तब तक इस प्रयोग से पहले तक यह माना गया था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का मतलब यह है कि जो ऊर्जा का लगातार सतत क्या हो रहा होगा, फ्लो, ऊर्जा का सतत बहाव हो रहा होगा। मतलब ऊर्जा के सतत जो बहाव होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तरंग बोलेंगे। और यहाँ पे माना गया था कि प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब इसके अंदर लगातार ऊर्जा का क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा इस रिसर्च से, इस प्रयोग से पहले ऐसा पाया गया था, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, तो अब जब यह प्रयोग हुआ तो हेनरी हर्ट्ज ने यह देखा इसके तीसरे निष्कर्ष के अंदर कि जब धातु की सतह के ऊपर प्रकाश डाला जाता है, ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम कि अगर कम तीव्रता का प्रकाश है तो इसका मतलब कि जो धातु के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है, मतलब जो ऊर्जा आ रही है वह धीरे धीरे आ रही है। तो यहाँ पर जो धातु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसा होना चाहिए कि उनको धातु से निकलने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगी, एक निश्चित मात्रा चाहिए होगी धातु से निकलने के लिए, धातु के इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, तो अब जो प्रकाश आ रहा है अगर वो कम तीव्रता का है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ समय रुक कर के ऊर्जा को एकत्रित करके फिर क्या कर सकते हैं, धातु से बाहर निकल जाना चाहिए उन इलेक्ट्रॉनों को।
ठीक है, मतलब कि कुछ समय ले लेंगे वो, जितने में उस समय में वो ऊर्जा को एकत्रित करेंगे प्रकाश के माध्यम से, कम तीव्रता वाले प्रकाश से आ रही है तो, या फिर हम बोले ज़्यादा तीव्रता वाला प्रकाश आ रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जल्दी से अपनी उतनी ऊर्जा को एकत्रित कर लेंगे जितनी उनको धातु से निकलने के लिए आवश्यक होगी, और इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। ठीक है, परंतु इसका मतलब यहाँ हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ऊर्जा एकत्रित करने में कुछ समय लगेगा। वो क्या करेंगे, एक ये समय लेने वाला क्या रहेगा, प्रक्रम रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एकत्रित करेंगे कुछ समय लेकर के, और कुछ समय बाद में ये क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे, धातु को छोड़ करके बाहर चले जाएंगे। परंतु इस प्रयोग के अंदर यह पाया गया कि अगर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर उत्सर्जित होते हैं तो वह उसी समय होते हैं जब प्रकाश डाला जाता है, मतलब दोनों एक ही क्षण पर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे हम यह बोल सकते हैं कि तीसरा जो हमारा निष्कर्ष था वो यह था कि प्रकाश का धातु की सतह पर डालना और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना दोनों ही कैसे थे, एक ही क्षणिक क्या थे, प्रक्रम थे। अपन क्या बोल सकते हैं, यह दोनों प्रक्रम कैसे थे, क्षणिक प्रक्रम थे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, यह दोनों तात्क्षणिक प्रक्रम थे। कैसे थे, तात्क्षणिक मतलब एक ही क्षण पर होने वाले प्रक्रम थे, दोनों साथ में होते हैं अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अगर उत्सर्जित होंगे, मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि अगर प्रकाश जो डाला जा रहा है उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा है तो उसी समय इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। और अगर दहली आवृत्ति से प्रकाश जो डाला जा रहा है उसकी आवृत्ति कम है तो इलेक्ट्रॉन्स कितनी भी देर, काफ़ी कितना भी समय ले ले, धातु की सतह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, परंतु अगर प्रकाश की प्रकृति को तरंग माना जाए यहाँ पर, तब तो यह होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कुछ समय ऊर्जा को एकत्रित करके फिर निकल जाने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा था। तो यह जो तीसरा निष्कर्ष था जो कि हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, यह वास्तव में उस समय पर प्रकाश की तरंग प्रकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा था कि आखिर अगर प्रकाश तरंग है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को कुछ समय बाद में निकलना चाहिए, जबकि इस प्रयोग में ऐसा नहीं हो रहा था तीसरे निष्कर्ष के अनुसार। ठीक है, तो यही तीसरा निष्कर्ष वह था जिसने प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। ठीक है, तो इस तीसरे निष्कर्ष के बाद में ही जो बहुत सारे हमारे विद्वान थे, जैसे कि हमारे मैक्स प्लांक थे, ठीक है, मैक्स प्लांक, नील्स बोर्ग, वर्नर हाइजेनबर्ग और आइंस्टीन, ठीक है, इन्होंने फिर इसके बाद में प्रकाश के ऊपर वापस से क्या किया, रिसर्च किया, बहुत सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के माध्यम से फिर उन्होंने क्वांटम फिजिक्स को क्या किया, क्वांटम हमारी जो भौतिकी है उसको वो एग्जिस्टेंस के अंदर उसको अस्तित्व में लेकर के आए, और उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या होता है, क्वांटम के रूप में भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंग के साथ में क्या है, क्वांटम भी है। तो अब ये उन्होंने क्या प्रयोग किए थे कि मैक्स प्लांक ने, हाइजेंसबर्ग ने, नील्स बोर ने, ठीक है, इन और आइंस्टीन ने क्या क्वांटम फिजिक्स को कैसे समझाया था, तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे प्रयोग दिए, और उन प्रयोगों के बारे में हम आने वाले वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हमने समझा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरह से क्वांटम फिजिक्स, जो कि हम जिसको हम आधुनिक फिजिक्स भी कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, उसका को जन्म देने वाला था, मतलब उसके लिए क्या था, जिम्मेदार था। इसके आने के बाद में नया फिजिक्स अपना अस्तित्व में आया। ठीक है, तो यहाँ पे यह था प्रकाश विद्युत प्रभाव का महत्व। ठीक है, चलिए आज इतना जानते हैं, धन्यवाद।